सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है बड़े भाई साहब और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। विद्यार्थियों, इससे पहले भी हम इसके 3 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे भाग के बारे में जानेंगे। आइए थोड़ी सी निगाह हम पीछे जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर डाल लेते हैं। पिछले भाग में भाई साहब ने लेखक को समझाने का प्रयास किया था कि शिक्षा जो है एक रटंत विद्या है जिसका जीवन की व्यवहारिकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने समय की पाबंदी के बारे में भी बताया था कि इससे हमारे जीवन में संयम आता है और दूसरे लोग भी हमारी इज्जत करने लगते हैं और हमारे जीवन में भी तरक्की होती है। और अंतिम अनुच्छेद में हमने पढ़ा था कि लेखक अपने भाई साहब के उपदेश से इसलिए बच गए थे क्योंकि उनके स्कूल जाने का समय हो गया था। चलिए अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। तो विद्यार्थियों, आपने पहले भी पढ़ा था कि इससे पहले भी एक बार जो है सालाना इम्तिहान हुआ था और उसमें क्या हुआ था, उसमें लेखक जो है पास हो गए थे लेकिन उनके बड़े भाई साहब फेल हो गए थे। फिर से सालाना इम्तिहान हुआ और उसमें क्या हुआ, सालाना क्या होता है, वार्षिक, यानी कि वर्ष में एक बार होने वाला। इम्तिहान का अर्थ होता है परीक्षा, यानी कि फिर से जो है वार्षिक परीक्षा हुई और उसका नतीजा क्या निकला अभी हम जो है पढ़ेंगे। और उसका कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ। संयोग से मतलब कि जो लेखक थे उनकी किस्मत साथ दे रही थी। संयोग से लेखक जो है पास हो गए और भाई साहब फिर फेल हो गए। भाई साहब जो है क्या हो गए, फिर से अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं की थी। पढ़े तो वे थे लेकिन इतना ज़्यादा भी उन्होंने मेहनत नहीं की थी कि अपने दर्जे में प्रथम आ जाए, लेकिन फिर भी ना जाने कैसे वो अपने दर्जे में अव्वल आ गए। मुझे खुद अचरज हुआ। इस बात का जो है लेखक को खुद को भी, यानी कि स्वयं को भी अचरज हुआ, मतलब कि हैरानी हुई। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। उन्होंने जो है प्राण मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी जान तक लगा दी थी, इतनी उन्होंने मेहनत की थी। अपने कोर्स का जो उनका कोर्स था उसका एक एक शब्द रट डाला था उन्होंने। कितना पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। 10 बजे रात तक इधर, मतलब 10 बजे रात को 10 बजे तक पढ़ते थे। सुबह 4 बजे उठ जाते थे। भोर मतलब सुबह 4 बजे फिर उनका पढ़ना शुरू हो जाता था। 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले, स्कूल जाने का समय जब होता था 9 बजे, उससे पहले भी वो पढ़ते ही रहते थे 6 से 9:30 तक, मतलब कि 3.5 घंटे में तब पढ़ते थे। इतना पढ़ते थे कि उनकी मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मुद्रा कांतिहीन हो जाना मतलब कि उनके जो चेहरे पर जो चमक थी वो भी चली गई थी। बहुत पढ़ते थे, हर समय पढ़ते ही रहते थे, मगर नतीजा क्या निकला, वे फिर से फेल हो गए। मगर बेचारे फेल हो गए। तो यह उनकी हालत देखकर मुझे उन पर दया आती थी।
लेखक को जो है उनकी है हालत देखकर क्या होता था, दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। नतीजा मतलब कि जब उनका परिणाम जब सुनाया गया तो भाई साहब जो है रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू आने लगे और उनको रोते देखकर मैं भी रोने लगा। क्यों उनको जो है रोना आया लेखक को? क्योंकि वे इतना पढ़ते थे और पढ़ने के बावजूद फिर से बार बार उसी जो है 9वीं कक्षा में बार बार जो है वो फेल हो रहे थे। ऐसा भी नहीं कि वो बहुत मस्ती करते थे। तो लेखक तो हर समय देखते रहते थे कि भाई पढ़ता रहता है, लेकिन जब नतीजा आता था तो कुछ और ही होता था। तो उनकी हालत के ऊपर जो है लेखक को क्या हुआ, दया आई और वे भी उसके साथ ही रो पड़े। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। अब लेखक तो पास हुए थे लेकिन भाई फेल हुआ था। इसके चक्कर में उनके खुद के पास होने की जो खुशी थी वो भी कम हो गई थी, आधी हो गई थी। वो सोच रहे हैं कि यदि मैं भी फेल हो गया होता तो शायद भाई साहब को इतना दुख ना होता, कि यदि लेखक फेल हो गए होते तो भाई साहब को शायद कम दुख होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले। विधि यहाँ कहते हैं किस्मत को। वो कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा गया है उसको जो है उस बात को कौन टाल सकता है। आइए इसके अर्थों पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। अचरज, हैरानी, प्राणांतक, बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी जैसे भाई साहब ने। कांतिहीन, बिना किसी चमक के। भाई साहब का चेहरा कैसा हो गया था, कांतिहीन हो गया था। विधि, किस्मत। विधि का अर्थ है किस्मत। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का और अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक और साल फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को अपने मन से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अभी जो है आगे क्या बता रहे हैं लेखक कि मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का और अंतर रह गया। अभी उन दोनों के बीच में जो है एक दर्जे का, एक कक्षा का ही अंतर रह गया था। भाई साहब 9वीं में ही रह गए थे और लेखक जो है 8वीं कक्षा में आ गए थे। तो अब लेखक ने क्या सोचा, उनके मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। कुटिल भावना मतलब एक बुरा विचार आया। कुटिल होता है बुरा। उनके मन में एक बुरा विचार आया कि कहीं भाई साहब एक और साल फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, कि यदि भाई साहब एक और साल फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर ही हो जाऊंगा, यानी कि दोनों जो है 9वीं कक्षा में हो जाएंगे। तो यह उनके मन में बुरी भावना आई। तो वो सोच रहे हैं कि यदि हम दोनों भाई एक कक्षा में हो जाएंगे, भाई जो है मेरे बराबर वाली कक्षा में आएंगे, तो फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। तो वो किस आधार पर जो है मेरी फजीहत मतलब कि मेरा अपमान कर सकेंगे। फजीहत का अर्थ होता है अपमान करना। तो वह किस आधार पर मेरी फजीहत मतलब कि मेरा अपमान कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को अपने मन से बलपूर्वक निकाल डाला। जो विचार उनके मन में यह आया था, ये बुरा विचार कि भाई अगले साल भी फेल हो जाए, तो उन्होंने इस कुटिल भावना को, इस विचार को, इस बुरे विचार को अपने मन से बलपूर्वक मतलब कि बहुत जबरदस्ती जो है जबरदस्ती से निकाल डाला। आखिर फिर उन्होंने सोचा कि आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। हाँ, ये बात सही है कि भाई डांटते हैं, लेकिन इसके अंदर भला किसका है? भला भी तो लेखक का ही है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे हित के विचार से ही तो मुझे डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है जब वो डांटते हैं, उस समय उन्हें जो है वो चीज़ जो है बुरी लगती है, अप्रिय लगती है। प्रिय के आगे क्या उपसर्ग लगा है? अ। तो उस वक्त उन्हें वो बात बुरी लगती है। यह जरूरी है, लेकिन यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ।
जो मैं हर कक्षा में जो है दनादन मतलब कि फटाफट पास हो जाता हूँ, वो भी इतने अच्छे नंबरों से, तो इसके पीछे जो है किसका असर है? उनके उपदेशों का ही तो असर है, जो कि मैं हर कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाता हूँ। तो यह बात लेखक के मन में जो है आई। इसके लिए उन्होंने जो बुरी भावना आई थी उनके मन में, उसको उन्होंने जो है जबरदस्ती अपने मन से निकाल दिया। शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। दनादन तेजी से, बलपूर्वक, इसका अर्थ है जबरदस्ती से। कुटिल भावना, कुटिल मतलब बुरा, भावना मतलब विचार, जो हमारे मन में विचार आते रहते हैं, कई बार अच्छे भी आते हैं और कई बार बुरे भी आते हैं। तो बुरे विचारों को क्या कहते हैं? कुटिल भावना। फजीहत, बेइज्जती, अपमान। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढूं या ना पढूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। अभी इतना पहले समझ लेते हैं। अब जो है, जब भाई साहब फिर से फेल हो गए थे तो वे कुछ नरम पड़ गए थे, मतलब कुछ ढीले पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। लेखक तो वैसे ही जो है हरकतें करते थे, खेलने के लिए बार बार जाते थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें डांटने का अवसर मिला, डांटने के लिए किसे? बड़े भाई साहब को, लेकिन उन्होंने धीरज से काम लिया। धीरज मतलब धैर्य से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। तो लेखक सोच रहे हैं कि भाई जो हैं ऐसा सोचने लगे थे कि मतलब लेखक के मन की ये धारणा है कि उनके मन में आ रहा है कि शायद जो है भाई ने समझ लिया है कि अब जो डांटने का अधिकार है उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो अगर है भी तो बहुत ही कम है। इससे क्या हुआ, जब वो उन्हें कभी कभार डांटते थे और धैर्य से डांटते थे तो लेखक जो थे क्या हो गए? फिर से लापरवाह हो गए। उनकी जो स्वतंत्रता थी वो और भी बढ़ गई। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। इसका अर्थ होता है सहनशीलता। तो जो भाई साहब की सहनशीलता थी उसका लेखक ने क्या करना शुरू कर दिया? अनुचित लाभ उठाना शुरू कर दिया। अनुचित मतलब कि उसका उन्होंने बुरा, मतलब कि उनको जो है उसका क्या करना चाहिए था? उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने, कि वो डांटते नहीं थे तो उनको पढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसका जो है अनुचित लाभ उठाना शुरू कर दिया। अब उनको क्या धारणा उनके मन में बन गई थी कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मैं पास तो हो ही जाऊँगा। ऐसा उनके मन में धारणा बन गई थी। क्यों? क्योंकि उनको क्या लग रहा था कि मेरी तकदीर बलवान है, यानी कि उनकी तकदीर जो है बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी उन्होंने पढ़ना जो है क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। मुझे कनकोई उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकोई उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। तो क्या हुआ? अब उसको पता था कि भाई साहब कुछ कहेंगे तो है नहीं, तो उसे कनकोई उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। कनकोई क्या होते हैं बच्चों? पतंग उड़ाना। सभी बच्चों को शौक होता है, तो लेखक को भी एक नया शौक लग गया था और वे जो है अपना बहुत सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट जो है चढ़ा देते थे। बहुत समय तक वो क्या करते थे? पतंग जो है उड़ाने में बहुत समय वे पतंग उड़ाने के लिए निकल जाया करते थे। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। अब भाई साहब को पता तो था कि वो बाहर जाते हैं, तो लेखक जो है अभी भी अपने भाई साहब का अदब करते थे। अदब करना जो है क्या होता है? अदब मतलब कि इज्जत करना। अपने भाई की वो इज्जत करते थे और उनकी नज़र बचाकर ही कनकोई उड़ाता था। मतलब कि ऐसे नहीं उनके सामने से जो है चले जाते थे,
उनकी नज़र बचाकर, जब वो यहाँ वहाँ उनका ध्यान होता था तो नज़र बचाकर ही वो जो है पतंग उड़ाने के लिए निकलते थे घर से। मांझा देना, कन्ने बांधना, ये क्या होता है, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमें डोर जो है छोड़नी होती है और कन्ने, और जो पतंग होती है उसके जो धागा होता है उसको बांधना पड़ता है, ठीक है। और इसके साथ साथ वे क्या करते थे, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां इत्यादि सब समस्याएं जो होती थी वो सब गुप्त रूप से ही जो है वे क्या करते थे, उनका हल निकाला करते थे। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। तो वो जो है भाई को थोड़ा सा भी इस बात का संदेह नहीं होना देना चाहते थे। संदेह मतलब कि शक होना, उनके मन में इस बात की शंका जो है नहीं लाने देना चाहते थे कि लेखक जो हैं अभी उनका सम्मान और लिहाज जो है पहले से कुछ कम करते हैं। ये बात वे उन्हें बिल्कुल भी जो है पता नहीं लगने देना चाहते थे। शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। स्वच्छंदता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता, सहनशीलता। यहाँ सहनशील के बाद क्या लगा है, ता जो है प्रत्यय लगा है। ऊपर भी स्वतंत्रता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। अनुचित, गलत, अनुचित का अर्थ होता है गलत। कनकोए, पतंग, अदब, इज्जत। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्करण ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम है और ना गाड़ियाँ ही हैं। तो अभी लेखक जो है आगे बता रहे हैं, एक दिन का किस्सा बता रहे हैं अपना। एक दिन संध्या का समय था। संध्या का समय मतलब कि शाम का समय था। हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। हॉस्टल से थोड़ा दूर मैं एक पतंग लूटने के लिए बिना सोचे समझे, बेतहाशा का अर्थ होता है बिना सोचे समझे, ना इधर ना उधर कहीं भी वो देख नहीं रहे थे, बेतहाशा दौड़े जा रहे थे। आंखें आसमान की ओर थी। अब पतंग तो आसमान में ही हम उड़ाते हैं, तो उनकी आंखें आसमान की ओर थी और मन जो है उस आकाशगामी आकाश में चलने वाले पथिक राहगीर की ओर जो मंद गति से, जो बहुत धीमी गति से, मंद मतलब धीमी, जो बहुत धीमी गति से झूमता पतन की ओर नीचे की तरफ चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्करण ग्रहण करने जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई आत्मा जो है स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन में नए संस्करण जो है, नए संस्कार जो है ग्रहण करने के लिए जा रही हो। तो क्या था, बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़े आ रही थी। जो पतंग था मतलब कि मंद गति से झूमता हुआ पतन की ओर आ रहा था, तो बालकों की पूरी सेना उसको जो है लेने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए लग्गे होता है, छोटी छोटी डंडियां जो होती हैं लकड़ी की, और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की कुछ भी खबर ना थी। किसी को कोई खबर नहीं थी। सब बेतहाशा भागे जा रहे थे। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां पर सब कुछ समतल है। ना तो वहां मोटर कारें ही हैं, ना ट्राम है और ना क्या है, गाड़ियां ही हैं। आकाश में आपको पता है सब कुछ समतल है, वहाँ ना तो मोटर कारें होती हैं और ना ही ट्राम मतलब कि सड़कों पर बिछी रेल की पटरियाँ पर जो है बिजली से चलने वाली गाड़ी को हम क्या कहते हैं, ट्राम कहते हैं, और ना वहाँ गाड़ियाँ ही थी। तो सब जो बच्चे थे वो किसे लेने के लिए जो है उड़ रहे थे, उस पतंग के साथ ही ऐसे लग रहा था जैसे कि आकाश में उड़ रहे हों।
यहाँ कनकौवा का अर्थ है पतंग, आकाशगामी, आसमान को जाने वाली, विरक्त, उदासीन, संस्कार, पद्धति, पतन, नीचे गिरना, संध्या, शाम का समय, बेतहाशा, जिसे किसी की भी खबर ना हो। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीचे जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। अब वो तो बेतहाशा दौड़े जा रहे थे। कौन? लेखक, यानी कि छोटे भाई अपने मित्रों के साथ। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। सहसा क्या हुआ? सहसा का अर्थ होता है अचानक से, एकदम से। क्या हुआ? भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। भाई साहब यानी कि लेखक की बड़े भाई साहब से मुठभेड़। मुठभेड़ क्या होता है? आमना सामना हो जाना। जो शायद बाजार से लौट रहे थे, वो बाजार से वापस घर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया। उन्होंने क्या किया? लेखक का हाथ वहीं जो है पकड़ लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि बाहर हैं हम। उन्होंने वहीं लेखक का हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले। उग्र मतलब के गुस्से वाले भाव से, क्रोधित भाव से बोले, इन बाजारी लड़कों के साथ धेले के कनकोवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? कि तुम जो है धेले के कनकोए के लिए, धेला होता है एक पैसे को कहा जाता है। प्राचीन समय में जो है धेला मतलब के एक पैसे के बराबर हुआ करता था। तो इन बाजारी लड़कों के साथ तुम्हें एक पैसे के पतंग के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं? तुम्हें इसकी भी कोई शर्म नहीं है कि अब तुम नीची जमात में नहीं हो? नीची जमात मतलब नीचे कक्षा में, तुम छोटी कक्षा में नहीं हो। अब तुम 8वीं जमात में आ गए हो, 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल एक ही दर्जा नीचे हो। अब तुम मुझसे जो है केवल एक ही क्लास नीचे रह गए हो। अब तुम बड़े हो गए हो, तो तुम्हें इस प्रकार से जो है इन बाजारी लड़कों के साथ तुम्हें नहीं जो है खेलना चाहिए। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। अपनी पोजीशन, अपने पद का जो है, भी तुम जो है किस पोजीशन में हो, तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें अपने पद का थोड़ा तो ख्याल जो है रखना ही चाहिए। शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। मुठभेड़ होना, आमना सामना होना, उग्र, क्रोध, लिहाज, शर्म, जमात, कक्षा, पोजीशन, पदवी। आगे बता रहे हैं हमें भाई साहब, एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिल चियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के मैजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर या समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ कनकोवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन यह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। अब भाई साहब फिर से उसे समझाने लगे अपने भाई को। क्या बताया उन्होंने? एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। अब ये नायब तहसीलदार क्या है? ये एक पद का जो है पद है। ये भी एक कि 8वां दर्जा पास करके, 8वीं करके ही लोग क्या बन जाया करते थे? नायब तहसीलदार हो जाते थे। ऊंचा पद है ये बच्चों। मैं कितने ही मिडिल चियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के मैजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट हैं। मैं ऐसे कितने ही, मिडिल होता है 10वीं, जो मैट्रिक करके मतलब बैठे हैं, मैट्रिक पास करके जो हैं, उन्होंने अव्वल दर्जे के मैजिस्ट्रेट, अव्वल मतलब प्रथम दर्जे के
मजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट के वो जो है पद संभाले हुए हैं। और उन्होंने कितनी कक्षा तक वो पढ़े थे? केवल 10वीं तक। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर या समाचार पत्रों के संपादक भी हैं। जो 8वीं जमात वाले हैं वो हमारे लीडर हैं या फिर समाचार पत्रों के संपादक भी हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो उनकी मातहती में, मतलब कि जो वो कहते हैं उनके कहे अनुसार काम करते हैं। और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ एक पतंग के लिए दौड़ रहे हो, तो तुम्हें जो है शर्म आनी चाहिए। वे उसे डांटते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। मुझे जो है तुम्हारी ये जो कम अकल है तुम्हें, इसके ऊपर मुझे दुख होता है। तुम जहीन हो, जहीन मतलब बुद्धिमान हो, तुम प्रतिभावान हो, तुम भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह जेहन किस काम का, ये बुद्धि किस काम की? जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले, जो हमारा जो आत्मसम्मान है, यदि वो उसी की हत्या कर डाले तो वह बुद्धि जो है किसी भी काम की नहीं। हाँ, तो शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। मिडिल चियों 10वीं पास, माथती कहे अनुसार, जहीन प्रतिभावान। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ। अभी आगे उन्होंने क्या समझाया, उसे क्या कहा, तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ। मतलब कि लेखक वैसे तो समझने लगे थे, तो भाई ने आज जो है वो बात उसे उसके सामने ही बोल दी कि तुम जो है मुझे समझने लगे हो कि मैं भाई साहब से जो लेखक हैं वो कितने दर्जे नीचे हैं, केवल एक ही दर्जा नीचे हैं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है, क्योंकि उम्र में मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में ही आ जाओ, चाहे तुम मेरी ही कक्षा में आ जाओ, और यदि परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे, तुम मेरे ही समान कक्षा में आ जाओगे, यानी कि हम दोनों एक ही कक्षा में हो जाएंगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। तो उनका कहने का अभिप्राय यहाँ यह है कि यदि तुम कक्षा में चाहे मेरे से 1 साल आगे भी क्यों ना निकल जाओ, तो भी जो तुम्हारे और मेरे में जो 5 साल का अंतर है, उसे तो तुम तो क्या खुदा भी नहीं जो है मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, जो अनुभव है, तुम उसके बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम कुछ भी पढ़ाई क्यों ना कर लो, चाहे तुम MA ही क्यों ना कर लो, चाहे तुम DPhil और या फिर तुम DLit ही क्यों ना हो जाओ। MA कहते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स को कहते हैं, DPhil कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी और DLit कहते हैं डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। तो चाहे तुम ये सब जो है क्यों ना कर लो, लेकिन जो मैं तुमसे उम्र में 5 साल बड़ा हूँ, तुम जो मुझे तजुर्बा है उसकी बराबरी तुम नहीं कर सकते। शब्दों के अर्थ है महज सिर्फ समकक्ष, एक ही कक्षा में तजुर्बा अनुभव। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझने और सुधरने का
अम्मा और दादा को हमें समझने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें तुमसे और मुझसे ज़्यादा है। अभी आगे उन्होंने क्या कहा बड़े भाई साहब ने, कि जो समझ है वो किताबें पढ़ने से नहीं आती है, दुनिया देखने से आती है। अभी वो आगे जो है अपने माँ और पिताजी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ अम्मा से जो अभिप्राय है वो माँ से है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, कोई कक्षा पास नहीं की थी उन्होंने, और दादा यानी कि पिताजी भी शायद 5वीं 6ठी जमात से आगे नहीं गए, इतना ही वे पढ़े हैं 5वीं 6ठी कक्षा। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार जो है हमेशा ही रहेगा। भी हम चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी पढ़ाई क्यों ना कर लें, लेकिन अम्मा माँ और पिताजी को जो है हमें समझाने का और सुधारने का जो अधिकार है वो हमेशा ही रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे माता पिता हैं, बल्कि इसके लिए क्योंकि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा जो है तजुर्बा है, ज़्यादा उन्हें अनुभव है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, आगे वो बता रहे हैं कि अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, मतलब कि वहाँ किस तरह का शासन है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, कितनी उसने शादियाँ की, और आकाश में कितने तारे हैं। यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें जो है हम मुझसे और तुमसे ज़्यादा है। शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तजुर्बा, अनुभव, जन्मदाता, जन्म देने वाले, राज व्यवस्था, शासन। ब्याह का अर्थ होता है विवाह, नक्षत्र, तारे। तो बच्चों, आज जो हमने पाठ का जो अंश पढ़ा, उस पाठ के अंश के द्वारा हमने क्या जाना कि सालाना इम्तिहान का रिजल्ट आया और उसमें क्या हुआ, भाई साहब जो है फेल हो गए और छोटा भाई जो है लेखक जो है पास हो गए, और पास ही नहीं हुए, वो अपने दर्जे में फिर से अव्वल आए, जबकि भाई साहब ने खूब मेहनत भी की थी। नतीजा सुनते ही क्या हुआ था, वे रो पड़े। दोनों भाइयों में अब केवल एक ही क्लास का अंतर रह गया था। अब भाई साहब का व्यवहार जो है थोड़ा क्या पड़ गया था, नरम पड़ गया था, जिससे लेखक की स्वतंत्रता बढ़ गई और उन्होंने जो है पतंग उड़ाना, बिना पूछे कहीं बाहर जाना शुरू कर दिया। तो अचानक ही एक दिन उनकी मुठभेड़ जो है, जब वो पतंग उड़ा रहे थे तो उनकी मुठभेड़ किससे हो जाती है, भाई साहब से हो जाती है। तो उन्होंने उसे जो है, भाई साहब ने उसे आड़े हाथों लिया और उन्हें जो है बहुत प्रकार से नसीहत दी। आगे इस पाठ जो हमने अभी जितना अंश पाठ का पढ़ा है उससे जीवन मूल्य जो हमें प्राप्त हुए उसे हम जान लेते हैं। बड़ों की डांट फटकार और नसीहत जीवन में आगे बढ़ने में हमारा मार्गदर्शन करती है। विद्यार्थी, जैसा कि हमने पढ़ भी लिया है, हमें जो है पता चल चुका है कि बड़ों की जो डांट फटकार और नसीहत होती है, जो हमें बार बार वो जो है नसीहत देते रहते हैं, वो हमें जीवन में आगे बढ़ने में क्या करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। यानी कि समय समय पर उनकी डांट फटकार हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाती है। यदि हम कई बार जो है गलत राह चल पड़ते हैं तो वो डांट फटकार हमें सही रास्ते पर ले आती है। पढ़ाई से हम जीवन का व्यवहारिक ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, इसलिए बड़ों की सलाह जीवन में अहम स्थान रखती है। आपने इसमें जो है इस अंश में जाना कि जो भाई हैं वो क्या बताते हैं कि जो शिक्षा है वो क्या है, एक रटन विद्या है ना। तो उससे जो है हमें जीवन का व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिलता है। इसके लिए हमें जो बड़ों की सलाह है, जो बड़े हमें सलाह देते हैं, उसे मानना चाहिए, क्योंकि उनकी यह सलाह हमारे लिए हमारे जीवन में अहम स्थान रखती है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उम्मीद करती हूँ कि पाठ का यह अंश आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब थोड़ा ही पाठ जो है बचा है हमारा, जो कि अगले भाग में पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।